हेलो स्टूडेंट्स। फील्ड थ्योरी की इस लेक्चर में सबसे पहले हम एक डेफिनेशन का डिस्कस करेंगे और फिर एक थ्योरम। तो सबसे पहले एल्जेब्राइक क्लोजर। एल्जेब्राइक क्लोजर माने हमने पहले भी हमारे इसमें आया हुआ है, तो इसको एक बार फिर थोड़ा सा रिविजिट करते हैं। इफ एफ इज ए सब फील्ड of a field E, then E is called an algebraic closure of F, और डेफिनेटली F के ये अपना E है और E के अंदर हमारे पास F है, ठीक। और हम ये बोल रहे हैं कि ये जो E है ये F का एल्जेब्राइक क्लोजर कब होगा। मीन टू से दैट एफ क्लोजर को हम एफ बार से लिखते हैं। तो दो कंडीशंस है। पहली बात, ई जो होना चाहिए वो ई जो होना चाहिए वो एफ का क्या होना चाहिए, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक। एल्जेब्राइक एक्सटेंशन का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि ई का हर एलिमेंट जो होगा वो एफ के किसी ना किसी पॉलिनोमियल ओवर एफ के रूट होगा, या एवरी एलिमेंट ऑफ ई इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, ठीक। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। साथ में ई जो होना चाहिए वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होना चाहिए। मीन टू से दैट ई की और कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकती। ई का कोई भी एक्सटेंशन और आगे पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे ई की ऐसी अगर एक्सटेंशन आ जाती है तो फिर आपका ये जो ई है वो एल्जेब्राइक क्लोजर नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है, उसकी एक्सटेंशन आगे होनी नहीं है। एल्जेब्राइक क्लोज का मतलब होता है वो आपके पास होगा ही नहीं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होता है, ठीक, उसका आगे कोई भी एक्सटेंशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दैट्स व्हाई इट मीन दैट एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ ए फील्ड इज नथिंग बट इट इज एक तो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होना चाहिए वो, और साथ में वो जो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है वो साथ में एल्जेब्रिकली क्लोज भी होना चाहिए, ठीक। और एक इसमें एक है कि अगर एफ सब फील्ड है एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड का के का, मान लो कि एफ जो है वो एल्जेब्रिकली फील्ड के का सब फील्ड है, ठीक। तो सब फील्ड है तो ऐसा होगा, सब फील्ड के अपना एल्जेब्रिक क्लोज्ड है, इट मीन दैट के का और कोई एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, ये होगा ही नहीं, ठीक। तो के ही सबसे बड़ा है यूपिन से। तो हम बोलते हैं कि जो एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ होगा दैट विल बी एफ बार ऑफ एफ इन के इज आल्सो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड, ठीक। सो एफ बार जो होगा वो भी एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हैं। अब हम एक थ्योरम करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स कि any two algebraic closure of a field are isomorphic। किसी फील्ड के अगर हम दो algebraic क्लोजर फाइंड आउट करते हैं तो वो इक्वल होंगे, बट इक्वल इन सेंस कि देयर विल बी सम मैपिंग ऑन दीज टू। अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने के और के डैश दो एल्जेब्रिक क्लोजर हैं किसी फील्ड के, तो दे विल बी आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक माना कि उन दोनों के बीच में एक मैपिंग होगी, और वो मैपिंग जो होगी वो वन होमोमॉर्फिज्म भी होगा और साथ में वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक। तो इट मीन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन के डैश विल बी सेम। तो इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि लेट के एंड के डैश बी एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ फील्ड एफ, ठीक है। एफ के बी और के डैश बी
एल्जेब्राइक क्लोजर है एफ के, देन के और के डैश जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा, के इज आइसोमॉर्फिक टू के डैश अंडर आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज एन आइडेंटिटी ऑन एफ। ओके, तो जो मैपिंग होगी दैट विल बी आइडेंटिटी। तो सबसे पहले देखो हमने एक मैपिंग डिफाइन करी, और इस मैपिंग में क्या है कि लैम्डा इज मैपिंग फ्रॉम एफ टू के, ठीक। एफ अपनी फील्ड है और के उसका क्या है, एल्जेब्राइक क्लोजर है। यू कैन से इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज एफ बार, ठीक। वी ए वन 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 मैपिंग है ये साथ में, और लैम्डा ऑफ ए जो है वो ए का आएगा, ए ही आएगा जब ए जो होगा वो एफ का, एफ को बिलोंग करेगा। मीन टू से दैट डेफिनेटली ये अपना एफ है और ये अपना के है, ठीक। क्योंकि के अपना एल्जेब्राइक क्लोजर है, तो के क्या होगा, एक तो एक्सटेंशन होगी एफ की, और दूसरा साथ में के जो होगा वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होगा, ठीक। तो डेफिनेटली मैपिंग वन टू वन ली हमने लैम्डा टू के, तो जो एलिमेंट एफ का होगा वो के का भी होगा। तो यहाँ पे हमने मैपिंग कर ली कि जो एलिमेंट एफ के अंदर होगा उसके लिए लैम्डा ऑफ ए जो होगा वो ए ही आएगा। हाँ, जब यहाँ पे बाहर एलिमेंट के बाहर होगा तो वो तो हम यह केस लेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो डोमेन जो अपना एफ ही है। गॉट इट। तो वी ओनली टॉकिंग अबाउट के। क्लियर हो गया। नाउ अगर स्टूडेंट ये वन वन मैपिंग है तो डेफिनेटली ये आपकी क्या बन गई, इम्बेडिंग हो गई। लैम्डा इज इम्बेडिंग ऑफ एफ इनटू के। और हमने थ्योरम पढ़ी है 4.3, उस थ्योरम में क्या है कि कोई भी इम्बेडिंग है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो लैम्डा कैन बी extended to an embedding lambda star, that is k dash to k। ओके, तो हमने इसकी, इट मीन दैट डेफिनेटली हमने इसकी एक्सटेंशन करी है। तो हमने क्या किया, जहां पे f था वहां पे अब क्या आ गया k डैश। तो डेफिनेटली आपका जो f होगा वो डेफिनेटली k डैश के अंदर होगा, ठीक। तो डेफिनेटली एक्सटेंशन होगी, हमने क्या किया, डोमेन को बड़ा कर दिया। ओके, नाउ since we know embedding is a homomorphism and one one जो definition ही है embedding की, तो it means that जो ये भी embedding है तो definitely lambda star is one one and its image is lambda star k dash। इसकी जो इमेज होगी वो इसके अंदर होगी, क्योंकि ये वन वन मैपिंग है तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना के स्टार है और यहाँ पे अपना के है। तो यहाँ से जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर होंगे, ठीक। क्योंकि वन वन मैपिंग है तो यहाँ पे लैम्डा स्टार के डैश इसके अंदर होगी तो इमेज बनेगी। सो इसकी इमेज हमने लैम्डा स्टार की डैश लिख ली। अब स्टूडेंट्स, अब ये जो के डैश और लैम्डा स्टार के डैश है ये आइसोमॉर्फिक होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं इसमें से ये वाला पोर्शन लूंगा स्टूडेंट इसके साथ, तो डेफिनेटली इनके दोनों के बीच में तो आइसोमॉर्फिज्म होने ही होने हैं। मैं के की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली के स्टार के डैश की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये लैम्डा स्टार के डैश जो है वो के डैश का ही क्या है, इमेज है, तो डेफिनेटली इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। क्योंकि ये जो इमेज है, इमेज वही एलिमेंट कंटेन करेगी जो के डैश देगा। मतलब के डैश से जो एलिमेंट होंगी उनकी इमेजेस कहाँ आएंगी, इमेज में। तो इमेज तो डेल्टा स्टार के डैश ही है, तो इट मीन दैट के डैश और लैम्डा स्टार के डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म माने
वो दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा और साथ में वो 1 1 होंगे, है ना, ठीक, और साथ में ऑन टू भी होंगे. So since k star k dash is algebraically closure of field f, ये तो पहले ही देख के रखा है कि k dash जो वो algebraic क्लोजर है. अगर algebraic क्लोजर है तो k dash algebraically क्या होगा, क्लोज्ड होगा, मतलब उसकी कोई और बड़ी एक्सटेंशन नहीं हो सकती. So k dash is algebraically closed field containing f. तो डेफिनेटली k स्टार, और साथ में ये भी है कि k डैश जो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, और साथ में हमें ये भी ऊपर हमने प्रूव किया ऊपर कि k स्टार k डैश जो है वो लैम्डा स्टार k डैश के बराबर है या आइसोमॉर्फिकली बराबर है. आइसोमॉर्फिक है, बराबर भी बोल सकते हैं आप इसको कि ये आपस में आइसोमॉर्फिक हैं आपस में. आइसोमॉर्फिक मींस दे आर same in size and shape, like that you can say. So it means that जो lambda star k dash है is also algebraically closed field containing f. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये जो k dash है ये algebraically closed है, ये k dash जो वो algebraically closed है. और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्रॉपर में अगर आइसोमॉर्फिक है तो जो प्रॉपर्टी k डैश के पास होगी वही प्रॉपर्टी ये कैरी करेगा. तो अगर k डैश हमारा एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है तो डेफिनेटली लैम्डा स्टार k डैश भी एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होगा, ठीक, और साथ में वो f को तो कंटेन करेगा ही. बट बिकॉज k इज algebraic closure of field f, so k is algebraic. एक तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटेंशन होगी ये f की. also k is algebraic extension of lambda star of k dash also, ठीक. क्यों? क्योंकि देखो हमने यहां पे k, आप अगर देखें यहाँ पे इस मैपिंग में देखें, ये जो मैपिंग है तो ये जो k स्टार है, ये जो k लैम्डा k स्टार डैश ये किसके अंदर कंटेन है, k के अंदर कंटेन है. तो डेफिनेटली k स्टार k डैश का जो एक्सटेंशन हुआ वो क्या हुआ, k हुआ. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि k is algebraic extension of f and also k is also algebraic extension of lambda star k dash. because कारण क्या है, क्योंकि लैम्डा स्टार k डैश और के बीच में एम्बेडिंग थी, और साथ में डेफिनेटली ये जो आपकी इमेज ऑफ k डैश है दैट इज lambda star k dash, that will be subset of k, so which lies between f and k. so यहां से ये क्या प्रूव हो गया कि डेफिनेटली अब ये चीज इसके अंदर तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये चीज जो हमने ऊपर अभी क्या लिखा कि ये एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, ठीक है स्टूडेंट, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है तो उसकी कोई एक्सटेंशन हो नहीं सकती. हम और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो के है, तो डेफिनेटली इसका मतलब एक्सटेंशन नहीं हो सकती, ये दोनों क्या होंगे फिर, इक्वल होंगे. सो दैट्स वाई लैम्डा स्टार के डैश इज इक्वल टू के, ठीक. रीजन मैंने फिर आपको बता दिया कि लैम्डा स्टार के डैश जो है वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड है, एफ को कंटेन कर रही है, तो वो किसी के अंदर कंटेन हो ही नहीं सकती. तो फिर क्या होगा, लैम्डा स्टार के डैश और के जो होंगे वो उसमें बराबर होंगे, ठीक. सो वी हैव लैम्डा स्टार, हमने लिया k डैश टू k वी एन एम्बेडिंग एंड lambda star k dash equal to k, that is image of k lambda dash, image of lambda star, यहाँ पे स्टार लगेगा, lambda star इक्वल टू कोड मेन, क्योंकि ये इसका कोड मेन है और इसकी इमेज जो वो कोड मेन के बराबर आ गई, तो इसका मतलब है कि लैम्डा स्टार क्या हो गया, 1 1 हो गया. और 1 1 हो गया तो हमने 1 1 ही प्रूव करना था इसको, क्योंकि इम्बेडिंग तो पहले ही था. इम्बेडिंग आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए दो ही चीजें हमें आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए
हमें के डैश और के को प्रूव करने के लिए तीन चीजें थी। पहला था होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। दूसरा वन वन, तीसरा ऑन टू, ठीक। तो ये पहली दो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बिकॉज ऑफ इम्बेडिंग ये होमोमॉर्फिज्म, और ये तो वन वन तो हो ही गया। ऑन टू प्रूव करना था, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लैम्डा स्टार है ये साथ में ऑन टू भी है, ठीक। ऑन टू है तो डेफिनेटली तीनों प्रॉपर्टीज, लैम्डा स्टार वन होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो डेफिनेटली ये आइसोमॉर्फिक होगा। सो के डैश इज आइसोमॉर्फिक टू के। ओके, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। यहाँ से मेन चीज जो आपकी यहाँ से आवा ना, वो ये हमने सबसे पहले जो मैपिंग ली, ये वाली मैपिंग डिफाइन करी, और इस पे हमने थ्योरम लगाई 6.3, ठीक। उससे हमारे को क्या मिल गई, एक एक्सटेंशन मिल गई। अब इस के स्टार और के डैश के बीच में वन वन है, होमोमॉर्फिज्म है, ओके। तो हमें जस्ट क्या प्रूव करना था कि के डैश और ये लैम्डा स्टार जो वो ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, कोड मेन, कोड मेन, कोड मेन इक्वल टू इमेज, ठीक है। ये प्रूव करना था, तो डेफिनेटली लैम्डा स्टार के डैश इसकी इमेज है और कोड मेन के है, ये प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये सारी एक्सरसाइज हुई वो कहीं ना कहीं हमें लैम्डा स्टार के डैश को इक्वल प्रूव करने में लगी। तो यहाँ पे हमने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि लैम्डा स्टार के डैश जो के बराबर है, तो ये ऑन टू हो गया, क्लियर। सो फिर भी कोई डाउट होगा तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। वन मोर थ्योरम से पहले हमें एक नंबर ऑफ वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम एक पॉलिनोमियल ही डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे नोट करें तो एक से ज़्यादा वेरिएबल भी पॉलिनोमियल में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिख लें कि पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर टाइप, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स हो गया। तो यहाँ पे ये देखो, ये पॉलिनोमियल रिंग इन इन एन इनफिनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओवर फील्ड एफ, ओके। तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर एक पॉलिनोमियल रिंग बनाए तो कैसे कैसे दिखेगा वो, एफ वी ए फील्ड एंड एस कंटेन्स वेरिएबल्स एक्स आई बिलोंग्स टू कैपिटल लेमडा, V an infinite set of commuting indeterminates और वेरिएबल्स, ठीक। कम्यूटिंग का मतलब समझ गए आप, कम्यूटिंग का मतलब कि x1 इंटू एक्स टू या x2 इंटू एक्स वन इज सेम। इस तरह के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो इस सेट में S में कंटेन है। देन द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म इस तरह से, यहाँ पे a1 xi1 xi2 सो xi n, सारे के सारे ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो तो फील्ड से आएंगे, और सारी जो वेरिएबल्स है वो कहाँ से आएंगे, एस से आएंगे। और समेशन डेफिनेटली क्या होना चाहिए, फनाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हो गया स्टूडेंट तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, सीरीज ही हो जाएगी। तो ये फनाइट है, फनाइट ही चाहिए, पॉलिनोमियल में फनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो विद नेचुरल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन forms a ring fs called the polynomial ring over f in s। तो ये नया तरह का हमने एक रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स डिफाइन करा, जिसमें पहले पॉलिनोमियल हम ऐसे डिफाइन करते थे कि f ओवर s, ठीक, तो इसमें एक ही वेरिएबल होता था। अब क्या हमने डिफाइन करा, दिस, तो s के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो इस सब डिफरेंस को आप नोट करें। उसके बाद फॉर ए पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल है, ठीक, टू बी जीरो, अगर ये जीरो होता है स्टूडेंट,
देन ईच कोफिशिएंट ai ऑफ ईच मोनोमियल्स, जो ये टर्म बनेंगे उनको मोनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि बाइनोमियल्स में दो टर्में होती हैं, है ना, और एक से ज़्यादा आपके पास टर्म्स होंगी, वेरिएबल्स होंगे इसमें, तो हम इसको क्या बोल देंगे, मोनोमियल्स। xi1 xi2 so xin मस्ट बी जीरो। अगर कोफिशिएंट जीरो हो गया स्टूडेंट्स, ai अगर ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो है, देन ईच कोफिशिएंट जो ai होगा वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, तो बोलने का मतलब है कि जैसे अगर हम एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई और वाई स्क्र लिख रहे हैं और हम बोल रहे हैं इसको जीरो होना चाहिए, तो ये बोलता भी जीरो तभी होगा स्टूडेंट जब यहाँ पे ये कोफिशिएंट जीरो होनी चाहिए, जीरो जीरो जीरो, ये बोलना जा रहा है। ठीक, तो कोफिशिएंट जो होने चाहिए वो जीरो होना चाहिए अगर वो जीरो के बराबर आ रहा है, क्योंकि इक्वेशन तो है नहीं स्टूडेंट ये कि हम ऐसे लिख दें कि दिस इज, हम ऐसे लिखें और हम ये बोलें कि यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे वन है, इधर वन है, इधर वन है, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज इक्वेशन। ओके, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। सो एक बड़ी, देखो आप स्टेटमेंट को देखें तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, कि एफ अगर फील्ड है हमारे पास, कोई फील्ड है, देन देयर एग्जिस्ट एन एल्जेब्राइक क्लोज्ड फील्ड के containing f as a subfield. This is मतलब फंडामेंटल थ्योरम होगी स्टूडेंट, कि कैसी जैसी मर्जी फील्ड हो, हर फील्ड के पास एक एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड आनी है। ठीक, जो f को कंटेन करेगी एज ए सबफील्ड। तो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड का मतलब कि उसके क्या एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती। जैसे हमारे पास R एक फील्ड है, तो डेफिनेटली उसकी जो एक्सटेंशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स जो वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। इस तरह से हम इसको स्टेटमेंट को दिमाग में रख सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है और इसमें सेवरल वेरिएबल्स का यूज करेंगे, तो थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, लेट कंस्ट्रक्ट एन एक्सटेंशन k of f in which every polynomial in f of x ring of polynomial f over x या over f ring of polynomial over field f of degree greater than 1 greater than equal to 1 has a root। हमने एक ऐसी एक्सटेंशन k बनाई, k की f की, कि उसके अंदर हर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 से ज्यादा है उसका एक रूट तो है ही है। गॉट माई पॉइंट। अगर मानो इसके अंदर 10 पॉलिनोमियल्स हैं, तो हर पॉलिनोमियल का कम से कम एक रूट जो है वो इस के अंदर प्रेजेंट है। इस तरह से हमने एक एक्सटेंशन बनाई एफ की। ठीक, और ये हम यहाँ पे ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि एफ जो है वो अलजेब्रिकली क्लोज्ड है, क्योंकि अगर एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होता तो डेफिनेटली ये एक रूट की बात नहीं करता कि सारे रूट उसके अंदर होने चाहिए थे। ओनली वन रूट हैज ए रूट, कम से कम हर पॉलिनोमियल का एक रूट एफ के इस के अंदर है। गॉट इट। नाउ फिर एस डिफाइन करा, एस वी ए सेट ऑफ 1 correspondence with the set of all polynomials in f of x या रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड f ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, तो s जो है ये पूरा डिफाइन करा। s के अंदर क्या है, सेट्स है, s के अंदर वेरिएबल्स है। s इज नथिंग व्हाट इट इज, xi टाइप, इसमें वेरिएबल्स हैं बहुत ज्यादा। और इस s और इस जो हमने सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ जो पॉलिनोमियल बनाया हमने, ठीक, इसमें जितने भी पॉलिनोमियल्स लिए हमने जिनका डिग्री 1 है उनके बीच में 1 कॉरस्पॉन्डेंस है। मतलब हर वेरिएबल के लिए, हर कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मिलेगा। यहाँ पे x1 लेंगे तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मिलेगा x1 के लिए, यहाँ पे x2 लेंगे तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल x2 के रिस्पेक्ट टू मिलेगा। तो सपोज ईच पॉलिनोमियल
ये देखो ये पॉलिनोमियल लिया, और ये पॉलिनोमियल हमने लिया इससे, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वी कॉरस्पॉन्ड द एलिमेंट एक्स एफ बिलोंग्स टू एस। इस पॉलिनोमियल के लिए एस में से ये वेरिएबल लिया हमने, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि x1 के लिए, यहाँ तो x1 के ये x1 आपका ये हुआ, तो 1 की जगह हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे f नोटेशन यूज कर लिया, तो x f जो है वो s से आया। तो हर पॉलिनोमियल के लिए, हर पॉलिनोमियल की इस रिंग ऑफ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है उसके लिए f s से एक वेरिएबल लिया हमने, ठीक है। और ये 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल के लिए दो पॉलिनोमियल मिल रहे, नहीं, एक पॉलिनोमियल लेंगे जिसका डिग्री 1 से ज्यादा है, उसके लिए एक वेरिएबल s में मिलेगा। गॉट इट? फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग, अब f ऑफ s में जो पॉलिनोमियल्स बनेंगे उसमें वेरिएबल बहुत ज्यादा होंगे, है ना। वी क्लेम दैट इफ a इज आइडल इन fs, अब इसमें से आइडल ले लिया हमने, और आइडल आपको पता है क्या होता है, हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहा होता है, और ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी में वही आइडल है कि कोई दो एलिमेंट अगर हम ए से लेते हैं और एक एलिमेंट हम फील्ड से लेते हैं अल्फा, तो a इंटू एक्स और x इंटू अल्फा, अल्फा अगर फील्ड से लेते हैं तो x इंटू अल्फा और अल्फा इंटू एक्स दोनों a में होना चाहिए, साथ में x माइनस बाई भी a में होना चाहिए, तो वही आइडल है। हमने यहाँ पे रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर s लिया, जनरेटेड बाई ऑल द पॉलिनोमियल्स f of xf of degree greater than equal to 1 in f of s, then a जो है वो इस फील्ड के बराबर नहीं होगा, ठीक। अब इसमें a जो है, ये जो आइडल है, इसको कौन जनरेट कर रहा है, इसको जनरेट कर रहा है ये वाला पॉलिनोमियल, ठीक, ठीक है, जनरेटेड बाय ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस, ये पॉलिनोमियल्स ए को जनरेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि ए जो है ना वो एफ ऑफ एस के बराबर नहीं होगा, ठीक। अदरवाइज क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये इसके बराबर हो गया तो अदरवाइज क्या होगा कि 1 जो होगा वो ए के पास होगा, ठीक, क्योंकि अगर ए अगर 1 में चला गया तो फिर ए और एफ ऑफ एस तो बराबर होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक। अगर 1 जो है वो ए के अंदर हो तो फिर इस रिंग ऑफ फील्ड और इस आइडल में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, देखो कैसे होगा। अगर मान लो कि ए जो वो 1 जो वो ए के पास है, ठीक, तो इसका मतलब है ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, ये जो पॉलिनोमियल्स हैं जो इस ए को जनरेट कर रहा है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 को लिखा जा सकता है। तो 1 को कैसे लिख दिया, अगर ए 1 के अंदर है तो 1 को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, इन पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन। और सारे पॉलिनोमियल्स कहां से आएंगे, यहां से, क्योंकि ये जो ए है वो कहां से जनरेट हो रहा है, इसको ये पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे, ठीक। और आपके ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये फील्ड से आ जाएंगे, ये कोफिशिएंट्स आ गए, ठीक, और देट इक्वल टू 1, और विद जी आई बिलोंग्स टू एफ ऑफ एफ एस। अब देखना, नाउ G1, G2, so and so Gn will be involve only a finite number of variables. G1 में, G2 में, क्योंकि इसमें आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हो सकता है G1 अपना कुछ इस तरह हो कि उसमें एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड, या वाई स्क्र ले लो, यहाँ पे वाई स्क्र, इस तरह के वेरिएबल होगा, ये इनफिनाइट नहीं होंगे। ये क्लेम कर रहा है कि G1, G2, G विल बी ओनली इनफिनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि ये G1 और आपका ये जो इनफिनाइट होंगे तो फिर ये 1 के बराबर आएगा नहीं, ठीक। और इसमें हम क्या करेंगे, अब अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ है
क्योंकि अगर पॉलिनोमियल इक्वल टू 1 है तो वैसे भी आप क्लियर सी बात है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट तो हो नहीं सकते, है ना। तो वेरिएबल भी उसमें फाइनाइट ही होंगे। अब हमने क्या किया, जो ये नोटेशंस है एक्स एफ वन, एक्स एफ टू, सो एफ एक्स एन, इनको हमने सिंपल इंडेक्सिंग कर दी। एफ एक्स एफ आई को हमने लिख दिया एक्स आई, फॉर ईच एफ आई बिलोंग्स टू रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। ये सिंपल जो अपना रिंग ऑफ ओवर फील्ड था वहां से आया हुआ है, ठीक। क्यों? क्योंकि वेरिएबल और पॉलिनोमियल्स की आपस में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। यहां से मैं एक बार दे देता हूँ, ये देखो, ठीक। ये अपना इससे आया था और वेरिएबल जो है वो एस से आया है, ठीक। तो ये वाला जो वेरिएबल है वो एस से है, ठीक। लेकिन जो इसमें जो एफ आई लगा है वो सिंपल रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर एफ से आया हुआ है, ठीक। आफ्टर री indexing we assume that f x f1 equal to x1, f f2 equal to x2 plus so and so fn equal to xn, and the variables occurring in all gi 1 less than equal to I less than equal to n are in the set। तो सारे के सारे जो वेरिएबल्स होंगे वो इस तरह से ले लिए स्टूडेंट। और आप देखो इस सेट में मैंने एलिमेंट कितने लिए, m लिए, और यहाँ पे कितने हैं, n है। तो हो सकते हैं फाइनाइट बोला है तो जरूरी नहीं है इसके बराबर ही होने, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। तो नाउ इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? जो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल्स थे, अब उसमें कुल मिला के हमें जीआई जो दिखेगा, जीआई के अंदर इतना वेरिएबल दिखेंगे, ठीक। और साथ में जो अपना एफ आई जो आएगा वो एक्स आई ऑफ एक्स आई आएगा, एफ आई ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है स्टूडेंट, कि हमने उस तरह से वेरिएबल लिए और उनको हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया। तो हमें जब वेरिएबल्स हमने री इंडेक्सिंग कर दी, जो हमें इस तरह का इंडेक्सिंग दिख रही थी, जिसको हमने इसको x2 लिख दिया, इसको xn लिख दिया, इसको हमने x1 लिख दिया, तो जब इनको क्लब करेंगे तो हमको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सारे के सारे जो है वो gi के फंक्शन दिखेंगे और साथ में fi ऑफ xi बनेगा। अब e जो है वो एक्सटेंशन ऑफ f है, और इसके इसके e के पास क्या है, ईच पॉलिनोमियल f1 f2 fn हैज ए रूट। एक रूट तो सबका इस e के पास पड़ा ही है, ठीक। सो लेट f अल्फा i बी द रूट ऑफ xi इन e, ठीक। तो इसका मतलब है कि अल्फा 1 जो होगा वो f1 का रूट होगा, अल्फा 2 जो होगा वो f2 का होगा। इस तरह से हमने सारी की सारी इंडेक्सिंग कर ली। अल्फा n जो होगा वो एफ एन का रूट होगा, ठीक। अब हमने क्या किया, जो एक्स आई है उसको अल्फा आई, ठीक। पुट एक्स आई इज इक्वल टू अल्फा आई फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। लेकिन हमारे जो आई है वो तो लेके 1 से लेके m तक है। अगर आप यहां देखें तो अपने ये जो आई है सेट्स में वो m तक है, लेकिन रूट तो n ही है। तो हमने x1 को अल्फा 1 मान लिया, x2 को अल्फा 2 एंड सो अल्फा n को xn, और बाकी वाले जो बचे दे विल बी 0 इक्वल टू 0 व्हेन i इज n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस सो m। आगे वालों के लिए 0 डेफिनेटली होंगे in relation to and obtained 0 equal to 1, which is absurd। क्योंकि अगर स्टूडेंट यहां तक n यहाँ पे होगा xn,
यहाँ तक तो ठीक है, ये आप अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, अल्फा 3 हो गया, और यहाँ पे भी पुट करेंगे x1, फिर अल्फा 2 अल्फा, सारी वैल्यू लेगा ये, ठीक, क्योंकि समेशन लगा है। तो जब जब f1 अल्फा 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, आगे के सारे 0 हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो चीजें बचेंगी, बचेगा कौन सा, आगे वाला जो है वो f अल्फा n+1, वो 0 जरूरी नहीं होगा, लेकिन उसमें उस टाइम यहाँ पे ये जो वेरिएबल है अंदर, यहाँ 0 होगा, और सारे जो वेरिएबल्स हैं जब ये प्रोडक्ट होगा तो सारा ये 0 कर देगा। तो मतलब कुछ सम टाइम ये 0 करेगा, कुछ बार ये 0 करेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा अल्टीमेटली 0 बनेगा। सो इट इज 0 = 1। सो विच इज कंट्राडिक्शन, क्यों कंट्राडिक्शन हुई स्टूडेंट? तो आप देख लो कि हमने यहाँ पे क्लेम करा था कि ये जो आइडल लिया है हमने 1, ए जो आइडल लिया है उसमें दिस वन, बिकॉज ऑफ दिस, इसका मतलब है कि 1 जो है वो ए के बराबर नहीं हो सकता। अगर 1 हम ए के बराबर लिख रहे हैं तो कंट्राडिक्शन आ रही है, इसका मतलब बाकी A1 जो वो ए के पास नहीं है, अगर A1 के पास नहीं है तो डेफिनेटली ए जो है वो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एस आएगा। क्लियर? तो यहां से अपना कंट्राडिक्शन आ गई। सो हेंस ए इज नॉट इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये इसके इक्वल नहीं है और आइडल तो है ये, तो यहां से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि कोई ना कोई तो आइडल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक, क्योंकि आइडल्स बनेगा। तो यहाँ पे वाई जॉन लेमा, ए कैन बी embedded into a maximal idle m of f of s। क्लियर? अब हमारे पास एक आइडल आया, अब जॉर्न लेमा ये बोल रहा है कि ठीक है, ये अगर मैक्सिमल आइडल नहीं है तो इसको बड़ा कर दो और इसको कहाँ तक लेके जाओ, एम तक लेके जाओ, लेकिन वहां पे भी ये जो है वो एफ ऑफ एस के बराबर नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हमें मिल गया एक, कम से कम एक तो मिल ही गया ना, ए तो है ही है, जिस ए को कौन जनरेट कर रहा था, एफ ये जनरेट कर रहा था, है ना। तो एक आइडल मिला, अब हम जॉन लेमा से हम बोल रहे हैं कि इसको हम इंक्रीज करके इसका डोमेन बड़ा कर सकते हैं, पर तब तक करना है जब तक ये एफ ऑफ एस से छूटा रहे। तो ए कैन बी इम्बेडेड, इम्बेडेड माने उसका डोमेन बड़ा करना है ना, इन ए मैक्सिमल आइडल, कहां तक उसको एक्सटेंड कर देना, मैक्सिमल आइडल एम तक, ठीक। और डेफिनेटली एफ ऑफ एस ओवर एम जो होगा वो फील्ड बन जाएगी। कौन सी फील्ड बनी है? क्वोशिएंट फील्ड, है ना, कंटेनिंग ए कॉपी ऑफ एफ, डेफिनेटली इसमें एफ तो होगा ही होगा, और साथ में प्लस एम के एलिमेंट्स होंगे, ठीक। हेंस f of s y m can be regarded as a extension of f. Also, each polynomial f belongs to f of x of degree greater than equal to 1 has a root in f of s oblique m। तो डेफिनेटली इसका हर का एक रूट जो होगा वो इस फील्ड के अंदर होगा ही होगा। सो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या कर दी, एक कंस्ट्रक्शन कर दी, वी हैव कंस्ट्रक्शन ए फील्ड के, नेमली इसको ही के बोल देंगे, इसको ही के बोल देंगे, दैट इज एन एक्सटेंशन एफ, एक्सटेंशन ऑफ एफ, and in which every polynomial f of x belongs to ring of polynomial over field f of degree greater than 1 has a root, ठीक। and inductively we can now form a chain of fields k1 k2 so and so k सब चेन बन गई, k1 जो है वो k2 का, मतलब k2 k1 का एक्सटेंशन हो गई, k2 का एक्सटेंशन k3 हो गया, और इस तरह से ये चेन चलती रहेगी, सच दैट एवरी पॉलिनोमियल इन kn of
ring of polynomial over kn of degree greater than 1 has a root in kn plus 1. पिछला वाला जो है, पिछले वाले के ऊपर मतलब k1 के ऊपर जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका रूट k2 के पास एक रूट तो कम से कम होगा ही होगा। ठीक, तो इस तरह से k2 के ऊपर जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका रूट k3 के पास होगा। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि एवरी पॉलिनोमियल in ring of polynomial over kn of degree greater than equal to 1 has a root in kn plus 1. अब क्या करो, सबका यूनियन ले लिया हमने, सबका यूनियन जितने भी ये फील्ड्स बनी k1 k2 k3 सो इन सबका क्या ले लिया, यूनियन। ठीक, एंड k इज ए फील्ड एंड एवरी पॉलिनोमियल इन k of x has its coefficient in some field kn and hence has a root in kn plus 1 subset of k, and this is the completion of the proof of this theorem. So definitely हमने एक फील्ड का एक्सटेंशन ढूंढा जिसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हुई। तो आपने इसको गो थ्रू होना है, फिर भी कोई डाउट आएगा तो हम इसको क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल।